पिछले क्लास में बाबू हम लोग 11th का जो टॉपिक शुरू किए हैं उसमें जैसा कि आप लोग देखिएगा पिछले क्लास में हम बताया था बायोलॉजी का परिचय, मतलब यही बताया गया था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, ब्रांच है। फिर हम चर्चा किए होंगे कि बायोलॉजी क्या है, फिर बायोलॉजी के ब्रांच क्या है, जूलॉजी और बॉटनी, हमने उस पर भी चर्चा किया होगा। और फिर हम कुछ सजीव के खास लक्षण बताए होंगे, ठीक है। इस पर हमारी चर्चा आज हम लोग देखेंगे। एक्चुअली हम लोग थोड़ा बहुत पहले हम लोग बेसिक जाने। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे 9-10 में जो आते हैं वो जनरली ध्यान नहीं देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ लेते हैं, मैथ पढ़ लेते हैं, बस बायोलॉजी पर थोड़ा ध्यान कम देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि थोड़ा हम लोग अपने जो पढ़े हम लोग पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े हैं, जो भी आप पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लें, अच्छा से एक बार बाबू उसको दोहरा लें, फिर हम सिलेबस शुरू करते हैं। तो जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है यहाँ, जैसे कल हम चर्चा किए थे कि हम सजीव हैं, ठीक है। तो अब यहाँ है कि हम सजीव हैं, तो कैसे सजीव हैं, किस प्रकार के सजीव, क्या है कि अब सजीव तो ऐसा भी हो सकता है जिसे अपने हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया भी कहा जाता है और जीवाणु भी कहा जाता है, वह हमको नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे अमीबा, यह एक कोशिकीय जीव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा, ठीक है, अमीबा, आपसे पूछा जाए अमीबा और यहाँ जीवाणु है, यहीं से हम शुरू करते हैं। आपसे पूछा जाए बाबू कि अमीबा और जीवाणु दोनों में क्या समानता है या दोनों में क्या अंतर है, तो क्या जवाब आपका? अमीबा और जीवाणु में क्या समानता है दोनों में और क्या अंतर है? देखिए, समानता बाबू एक ये है कि दोनों ही एक कोशिकीय सजीव, ये समानता हो गया। इसका भी शरीर एक कोशिका का बना है, अमीबा का, और इसका भी शरीर एक कोशिका का बना है, ये तो हो गया समानता। दोनों ही सूक्ष्म जीव हैं, दोनों ही हमें अपने नग्न आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, खास बात। अब इसमें अंतर क्या है? समानता तो हो गया, यह भी एक कोशिकीय सजीव है, ये भी एक कोशिकीय सजीव है। अच्छा बाबू, आप लोग एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का माने समझ रहे हैं? ये दोनों में समानता क्या हो गया? समानता, तो समानता हो गया, ये भी एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय सजीव है, और ये भी एक कोशिकीय सजीव है। ये दोनों क्या है? दोनों ही एक कोशिकीय सजीव है। तो इसको अब क्या कहेंगे? समानता। अगर हम असमानता का बात करें, असमानता का बात करें, तो ये यूकैरियोटिक सजीव है, ये यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सजीव है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक सजीव है।
क्योंकि हम लोग को इसके बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ना है। इस 11th में आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, और यह चीज़ हमें 9th में भी पढ़ना था। 9th क्लास में भी हमें प्रोकैरियोटिक सजीव और यूकैरियोटिक सजीव के बारे में पढ़ना था। 9th में हमें पूरा कोशिका के बारे में पढ़ना था, उत्तक के बारे में पढ़ना था, और 9th का ये सारा चीज़ हमको फिर से 11वां में यानी कि 11th में पढ़ लेना है। तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये भूल गए होंगे, या जिनको अब नहीं याद होगा, या बहुत सारे को याद भी होगा। तो जिनको याद होगा उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद होगा उनको ये एक बार रिकैप कर लेना जरूरी होगा। अमीबा और जीवाणु में समानता क्या है कि दोनों एक कोशिकीय सजीव है, और समानता क्या है कि यह यूकैरियोटिक सजीव है, ये प्रोकैरियोटिक सजीव। बात समझ में आया? अब हमारा यहीं से टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहला बात कि समानता पर हम बात करते हैं। यह भी एक कोशिका का बना है, यह भी एक कोशिका का बना है, यानी कि ये अमीबा जो है बाबू, ये अमीबा अपने आप में एक कोशिका का भी उदाहरण हो गया। ठीक है, अमीबा एक ऐसा जीव है जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना है। तो ये कहने का क्या माने हुआ कि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है। अच्छा, हम जो आप लोगों के सामने खड़े हैं या आप, हम लोग एक कोशिकीय जीव हैं कि बहुकोशिकीय सजीव हैं? हम लोग बहुकोशिकीय सजीव। बात समझ में आया? हम लोग बहुकोशिकीय सजीव। बहुकोशिकीय सजीव, चींटी भी बहुकोशिकीय सजीव है, और चींटी का भी शरीर बहुत हजार कोशिका से मिलकर बना है। हाथी भी बहुकोशिकीय सजीव है। तो नो डाउट कि हाथी का जो शरीर है उसमें कोशिका की संख्या हमारे कोशिका से ज्यादा होगा। ठीक, तो जीव एक कोशिकीय होते हैं और जीव बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर हो गया? एक कोशिकीय सजीव का मतलब हुआ इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, और एक कोशिकीय सजीव को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं प्रायः। जो कैसे देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी के साथ। उसी तरह से जीवाणु भी एक कोशिकीय सजीव है, यानी कि एक कोशिका का बना है। तो अमीबा का शरीर अपने आप में एक यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हुआ। अमीबा का शरीर अपने आप में बाबू, अमीबा अपने आप में एक यूकैरियोटिक कोशिका का भी उदाहरण हुआ। उसी तरह से जीवाणु का शरीर एक कोशिका का बना हुआ है, और यह प्रोकैरियोटिक सजीव है। तो इसको हम कहेंगे कि जीवाणु जो है अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का भी उदाहरण हुआ। जीवाणु अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का भी उदाहरण हुआ। कोई दिक्कत? तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जाने कोशिका क्या है। कितने लोग जानते हैं कोशिका क्या है? आप लोग उसका कितने लोगों को याद है कोशिका क्या है? तो बहुत सारा परिभाषा आप लोग बता सकते हैं। कोशिका सजीवों की मौलिक इकाई होती है, या कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। बहुत सारा बात हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिका क्या है भाई? सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका, तब हम जानेंगे कोशिका और बहुकोशिका। तो कोशिका क्या होता है इसको जानिए। और जब हम कोशिका जान लेंगे तब जानेंगे कि यूकैरियोटिक सजीव और प्रोकैरियोटिक सजीव, यानी जो यूकैरियोटिक सजीव है वो यूकैरियोटिक कोशिका का बना है, और जो प्रोकैरियोटिक सजीव है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना है। तो अमीबा एक यूकैरियोटिक सजीव है, मतलब इसका कोशिका यूकैरियोटिक वाला है, ये यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हुआ। और जीवाणु प्रोकैरियोटिक सजीव है, यानी कि जीवाणु का शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ है। पहले हम कोशिका देखते हैं क्या होता है, तब हम दोनों में अंतर जानेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर। तो देखिए, सजीवों की सबसे छोटी
सबसे छोटी संरचनात्मक सजीवों की सबसे छोटी या सजीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों की या सजीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब यहां है बाबू, सब पर हम ध्यान देंगे। कोशिका किसे कहते हैं? तो सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहते हैं। अब यहाँ बाबू सब पर ध्यान देंगे। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी का मतलब क्या हुआ कि कोशिका से छोटा कोई नहीं होगा, सबसे छोटा। अब इसके बाद कोशिका से मिलकर जो भी चीज बनेगा कोशिका के हेल्प से, वो इससे बड़ा ही अंग होगा, बड़ा ही चीज होगा। जैसे आप लोग पढ़े हुएगा कि बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे? अब उत्तक, बहुत सारे उत्तक बनाएंगे, यानी उत्तक कोशिका से एक बड़ी इकाई हो गया। तो कोशिका से अब छोटा कोई इकाई नहीं है जीवित शरीर में, ध्यान दीजिए। उसके बाद है संरचनात्मक। तो संरचनात्मक का क्या मान हुआ? जिससे हमारे शरीर का संरचना हुआ है, जिससे सजीव के शरीर का संरचना हुआ है, ठीक है। और है क्रियात्मक, जिसके सत्य सजीव अपना क्रिया कर पाता है। क्रिया समझ रहे हैं आप? यानी कि यहाँ है क्रिया मतलब है जैविक क्रिया। जैसे सजीव में जो पोषण होता है, जो श्वसन होता है, जो उत्सर्जन होता है, जो प्रजनन होता है, ये सारी क्रियाएं। तो कोशिका सबसे छोटी एक इकाई है, सजीव के शरीर का सबसे छोटी इकाई है कोशिका, जिसके हेल्प से उसके शरीर का निर्माण हुआ है, शरीर का संरचना तैयार हुआ है, और शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाएं संपन्न हो पाती है। यही इसका माने हुआ। बात समझ में आया? अब इसी आधार पर अगर किसी जीव का या अगर कोई जीव सिर्फ एक कोशिका के हेल्प से बना हो तो एक कोशिकीय, एक से अधिक कोशिका से बना हो बहुकोशिकीय। अब इस बात को कैसे क्यों कहा जाएगा? काहे ये परिभाषा सही है विज्ञान में? काहे कोशिका को संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं? तो देखिए, कोशिका का अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कोशिका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे बताया कि अमीबा अपने आप में एक जीव भी है, एक कोशिकीय जीव भी है, और एक कोशिका भी है, एक यूकेरियोटिक कोशिका भी है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज ये अमीबा है। अमीबा का शरीर, अमीबा जो है वो आपको बाबू इसका शेप, इसका आकार निश्चित नहीं रह सकता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं रह सकता है। मान लिया जाए ये अमीबा है, अमीबा का बाबू आकार निश्चित नहीं रहता है। ये अमीबा है, तो कह रहा है कि यह अमीबा है, यह एक जीव है, और हम भी एक जीव हैं। तो हम अमीबा को अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और हमें बहुत इसकी तुलना में क्या हुई, विशालकाय जीव हुई। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू कि हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं घटित होती हैं यह नहीं होती। कर हमारे शरीर में जितनी सारी जैविक क्रियाएं घटित होती है ना, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, वह सारा घटना इसके अंदर भी होता है।
अगर आप लोगों में से किसी को याद होगा तो आप लोग पढ़े होइएगा, इसमें फूड वैक्यूल्स या खाद्य धानी पाई जाती है, संकुचनशील धानी पाई जाती है। तो संकुचनशील धानी किडनी का काम कर देगा, ब्रिक का। खाद्य धानी अमाशय का, छोटियाद का काम करता है। ठीक है, तो एक बहुकोशिकीय सजीव में, यानी कि हमारे शरीर में जितनी तरह की जैविक क्रियाएं होती हैं वो सारा इसके अंदर भी होती है। इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जीवन की मौलिक इकाई, उसका वो क्या कहेंगे, जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बिना तो हम जीवन का, सजीव का कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर सजीव है तो वो कोशिका का बना। तो अब इसको अब हम थोड़ा सा और अच्छा से देख सकते हैं। इसको, इस बात को हम और क्या समझ सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आप लोग पहले से पढ़े हुएगा, कोशिका, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेल। कोशिका के समूह से क्या बनता है, ऊतक। कोशिका के समूह से क्या बनता है, ऊतक, टिश्यू। कोशिका के समूह से क्या बना, ऊतक। ऊतक के समूह से क्या बनता है, अंग। क्या बना, अंग। अंग के समूह से क्या बना, अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारा अंतंत्र मिलकर क्या बना दिया, बॉडी, मतलब शरीर, यानी कि बॉडी बना। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, कोशिका के समूह से ऊतक बना। यहाँ एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि कैसा कोशिका। ऐसा नहीं है कि सारा तरह का कोशिका। तो आप लोग पढ़े हुएगा परिभाषा में कि समान संरचना एवं उत्पत्ति वाले कोशिकाओं के समूह। समान संरचना एवं उत्पत्ति वाले कोशिका के समूह जो किसी खास कार्य को संपादित करते हैं। समान संरचना एवं उत्पत्ति वाले कोशिकाओं का समूह जो किसी खास कार्य को संपन्न करता है, ऊतक कहलाता है। तो बहुत सारा कोशिका भी बनाया ऊतक। अब जैसे आप लोग बात करें तो आप लोग सुनेगा जंतु ऊतक का नाम, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक सुने हैं, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। पौधा का बात करें तो विभाजी ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो कोशिका के समूह से ऊतक का बात बनता है और बहुत सारे ऊतक मिला के अंग बनाते हैं। हमारे शरीर के कोई अंग बनाते हैं, फिर बहुत सारे अंगों के समूह मिलकर के अंग तंत्र बनाता है और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर क्या बनाता है, शरीर बनाता है। जैसे देखो ना, अपने शरीर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, जैसे पाचन अंग तंत्र, श्वसन अंग तंत्र, रक्त परिवहन अंग तंत्र, रक्त परिसंचरण अंग तंत्र, उत्सर्जन अंग तंत्र, प्रजनन अंग तंत्र, कंकाल अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र है। सारा अंग तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का रचना किया है। ठीक है, अब हम एक अंग तंत्र का नाम लेते हैं, सपोज पाचन अंग तंत्र। तो पाचन अंग तंत्र के बहुत सारे अंग हुए ना, जैसे जीभ, दांत, ये सारे पाचन अंग तंत्र के अंग हो गए। भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत,
ग्रंथियां, अग्न्याशी ग्रंथियां, ये सारे क्या हैं? ये छोटे बड़े सब अंग मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन अंग तंत्र बनाते हैं। और वैसे बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के शरीर बनाते हैं। अब देखिए, एक शरीर का निर्माण कब होगा? जब सारे अंग तंत्र बनेंगे तब होगा। यानी कि शरीर कब? जब शरीर के सारे अंग तंत्र होंगे तब। अंग तंत्र कब? जब उस अंग तंत्र के सारे अंग बनेंगे तब। एक अंग का रचना कब? जब ऊतक बनेगा तब। एक ऊतक का रचना कब? जब कोशिका बनेगा तब। यानी कि जब कोशिका का रचना नहीं होगा, ऊतक का रचना नहीं। जब ऊतक का संरचना नहीं, जब ऊतक ही नहीं बनेगा तो अंग नहीं बनेगा। जब अंग नहीं बनेगा बहुत सारा, तो फिर अंगतंत्र नहीं बनेगा। और जब अंगतंत्र नहीं बनेगा तो शरीर भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? अब उसी तरह से देखिए, अब पाचन अंगतंत्र है, उससे हम भोजन पाचन का काम करते हैं, पोषण में मदद मिलता है। श्वसन अंगतंत्र है, उससे हम सांस लेने का काम करते हैं। हमारे शरीर के हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचता है। मतलब हम सांस लेते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है। उसके बाद रक्त परिसंचरण अंगतंत्र है, जिसके सहायता से हमारे शरीर के हर कोशिका तक ऑक्सीजन गैस और पोषक पदार्थ पहुंचते हैं। उत्सर्जन अंगतंत्र है, जिसके हेल्प से शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बाहर निकलता है। प्रजनन अंगतंत्र है, जिससे शरीर प्रजनन कर पाता है। यानी कि हमारा शरीर बहुत सारा काम करता है, और हमारे शरीर का सारा कार्य किसके मदद से होता है? ये अंग, अलग अलग अंग तंत्रों के कार्य से हमारे शरीर का कार्य संपन्न। अलग अलग अंग तंत्रों के कार्यों के मिला करके हमारे शरीर का काम होता है। और एक अंग तंत्र कब काम करता है? जब उसके सारे अंग काम करते हैं, तभी ना अंग तंत्र का काम हो पाता है। अंग कब काम करेगा? जब उसका ऊतक काम करता है। ऊतक कब काम करेगा? जब कोशिका काम करेगा। यानी कि कोशिका के काम मिला करके ऊतक का काम होता है, सारे ऊतक का काम मिलकर के अंग का काम होता है, सारा अंग तंत्र का काम मिला करके शरीर का काम। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें से जब कोशिका का ही काम नहीं हो पाए, कोशिका अपना काम नहीं कर पाए, तो ऊतक करेगा? नहीं करेगा। अंग भी नहीं करेगा, अंग तंत्र भी नहीं करेगा, और शरीर में कोई काम ही नहीं होगा। यानी कि शरीर में जो भी काम हो पाता है, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी क्रिया होती है, जो भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, सबका एक सबसे छोटा इकाई क्या होगा? कोशिका। बात बहुत समझ में आ रहा है? अब ये तो बेसिक बात हो गया। अब हम लोग बाबू ध्यान देंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। और यूकैरियोटिक कोशिका में बेसिक अंतर क्या है। कोशिका के बनावट के आधार पर दो तरह के जीव हो जाते हैं। जिस जीव का शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, और जिस जीव का शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से बना है उसे यूकैरियोटिक शरीर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक अंतर क्या है, मूलभूत अंतर क्या है? तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सजीव है
इसमें विकसित केंद्रक का अभाव पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, विकसित केंद्रक का अभाव पाया जाता है। इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जैसे अगर हम बात करें तो ये आपका है जीवाणु कोशिका, यह एक जीवाणु कोशिका का उदाहरण है। ये आपका जीवाणु कोशिका का उदाहरण है। ये आपका जीवाणु कोशिका का उदाहरण है। इसमें विकसित केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखिएगा, इसमें विकसित केंद्रक नहीं है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं है। और खास बात क्या है कि इसमें झिल्ली से घिरे हुए कोई भी कोशिका के अंग, जिसे हम झिल्लीयुक्त कोशिकांग भी कहते हैं, जैसे लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये सब कुछ भी नहीं होगा। इसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग का अभाव पाया जाता है। कोशिकांग का क्या होता है, झिल्लीयुक्त कोशिकांग का इसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग, कोशिकांग माने बाबू कोशिका के अंग, इसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग का अभाव पाया जाता है। इसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग का अभाव पाया जाता है या नहीं पाए जाते हैं। जैसे क्या है झिल्लीयुक्त कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, गोल्जी कार, इत्यादि। कह रहा है कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग मतलब झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग माने क्या हुआ, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग का अभाव पाया जाता है। यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लवक नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, गोल्जी कार नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें अब यूकेरियोटिक कोशिका का, तो इसमें क्या होगा, यहाँ विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, यहाँ सीधे हम लिख दे रहे हैं बाबू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विकसित केंद्रक। इसमें विकसित केंद्रक अभाव होगा, यहाँ विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। सीधे लिख दो, विकसित केंद्रक क्या होगा, पाया जाएगा।
विकसित केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है बाबू। और तीसरा के यहां ये ऐसा नहीं कि तीन ही अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन ये बेसिक बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन आप ये तीन बेसिक बात आपको हम मैंने मेमोराइज कर रहे हैं, आपको याद डाल रहे हैं। तो इसमें झिल्ली कोशिकांग पाया जाता है। यानी कि इसमें झिल्ली कोशिकांग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, लवक, ये सब पाया जाता है। अब जैसे अब देखिए, ये मान लिया जाए आपका एक जंतु कोशिका है। सपोज ये जंतु कोशिका, ठीक है, ये जंतु कोशिका है। तो इस जंतु कोशिका में अगर हम जंतु का बना रहे हैं जंतु कोशिका, तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहेंगे? सबसे जो बाहरी आवरण हो गया जंतु कोशिका का, उसको कहेंगे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कहेंगे या इसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, इसमें इसका केंद्रक होता है पूर्ण विकसित केंद्रक। ये इसका केंद्रक है। ये इसका क्या है? केंद्रक है। तो केंद्रक है तो ये केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया, और ये पूरा क्या है संरचना? ये पूरा ये कोशिका झिल्ली हो गया, बाहरी इसका आवरण जंतु कोशिका में, और ये हो गया केंद्रक। ये पूरा संरचना क्या होगा? केंद्रक। और केंद्रक किससे घिरा हुआ है? तो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है। फिर बाबू इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपको ये लवक हो गया। सॉरी, लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। लवक जंतु कोशिका में बाबू नहीं पाए जाते हैं। लवक किस कोशिका के खास अंग है? पौधा कोशिका का। इसके बारे में हम अगले दिन बताएंगे। तो ये गॉल्गी बॉडी हो गया, ठीक है। इस तरह के यहाँ झिल्ली से घिरे हुए बहुत सारे अंग मौजूद रहते हैं जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका जो कि यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण हुआ, जंतु कोशिका जो कि यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण हुआ, तो उसमें झिल्ली कोशिकांग मौजूद रहते हैं, केंद्रक मौजूद रहता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, और ये सब चीज प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जिसका उदाहरण हुआ जीवाणु कोशिका, उसमें नहीं पाया जाता है। तो ये खास बातें हैं जो यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, यानी कि कोशिका की बनावट के आधार पर दो तरह के जीव हो गए। कोशिका की बनावट के आधार पर दो तरह के सजीव हो गए, प्रोकैरियोटिक सजीव और यूकेरियोटिक सजीव, जिसमें बेसिक अंतर ये आपको अभी हम बता रहे हैं। जब आप कोशिका चैप्टर पढ़ लीजिएगा 11th का, तो आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, बहुत सारे अंतर देखने को मिलेगा। अब इस बनावट के आधार पर जीव होगा यूकेरियोटिक सजीव और प्रोकैरियोटिक सजीव। अब फिर आप देखिएगा कि कोशिका की संख्या के आधार पर एक कोशिकीय सजीव हो गए और बहुकोशिकीय सजीव हो गए। तो वह सजीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना है
बहुकोशिकीय सजीव हो गया, और जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना है, एक कोशिकीय सजीव हो गया। बात समझ में आया? यानी कि बनावट के आधार पर दो तरह के जीव, कोशिका की बनावट के आधार पर, इसको हम लिख देते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कोशिका की बनावट के आधार पर। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेल, सेल के नेचर के आधार पर, या कोशिका के बनावट के आधार पर, कोशिका के बनावट के आधार पर, या कोशिका के प्रकृति के आधार पर, कोशिका की बनावट के आधार पर, या कोशिका के अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेल। कितने तरह के जीव हो गए? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सजीव और यूकैरियोटिक सजीव, इसके आधार पर, तो कोशिका की बनावट के आधार पर। कोशिका के संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ सेल, कोशिका के संख्या के आधार पर, कितने नंबर ऑफ सेल के जीव बने हुए हैं, कोशिका के संख्या के आधार पर, मतलब कोई जीव कितने कोशिका का बना है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। दो तरह के हो जाएंगे बाबू, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय सजीव, और दूसरे को कहेंगे बहुकोशिकीय सजीव। अब आप लोग इसको थोड़ा सा बाबू, आपके पास जो भी बुक है, बस जो भी मटेरियल है, अब और थोड़ा अंतर पढ़िए और कमेंट में लिखिए कौन कौन अंतर इसके अलावा है। मतलब यूकैरियोटिक सजीव या यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक सजीव या प्रोकैरियोटिक कोशिका में और क्या अंतर आप जानते हैं, आप लिख के भेजिए। हम कुछ बच्चों का कमेंट आज पढ़े हैं, तो आप लिखिए। और हम लोग कल बात करेंगे कि जो यूकैरियोटिक सजीव हैं वो भी दो तरह के होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका भी दो तरह का होता है, एक जंतु कोशिका, दूसरा पादप कोशिका। और उसके आधार पर दो तरह के जीव हो गए, पादप और जंतु। तो कल हम लोग देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या खास अंतर है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।